सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। तो आजकल जैसे कि बादल टूट के बरस रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक नावल मेरी नज़र से गुजरा जिसका नाम है बादल टूट के बरसा। मैं कहने लगी थी नावल टूट के बरसा। नावल का नाम है बादल टूट के बरसा और ये तहरीर है रुखसाना निगार अदनान की। ये एक कंप्लीट नावल है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तड़ाक, कोई शीशे का बर्तन पूरी कुव्वत से ज़मीन बोस हुआ था या किया गया था। उसके टूटने की किरचियाँ बिखरने की आवाज़ रात के सन्नाटे में बिखर गई थी। शबाना, जिसकी आंखों में पहले ही नींद नखरे दिखाकर उतर रही थी, ये आवाज़ सुनते ही उछल पड़ी। ये आवाज़ सुनी आपने? उसने हल्के से खर्राटे लेते उस्मान को झंझोड़ कर कहा था। कौन सी आवाज़? उस्मान के तो जैसे आसान कता हो गए। दिमाग उलट गया है तुम्हारा? आधी रात कौन सी आवाज़ आएगी भला? उस्मान ने दहल कर अपनी लाल अंगारा आंखों से उसे घूर कर देखा। किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ किचन से आई है। मेरा मार्बल का सेट। शबाना को एकदम से याद आया था। वो अपनी जगह से उछल ही पड़ी। बर्तन जो नहीं धोए सब सिंक में पड़े थे। थकावट ही इतनी थी, लगता है। ओ माय गॉड! वो सदमे से फ़ौरन बेड से उतर गई। शबाना, तुम पागल हो? इस वक्त रात के 1:30 बजे कौन होगा किचन में? यूं ही बिल्ली कहीं से गिरा गई होगी। सो जाओ प्लीज़, इतनी गहरी नींद से जगा दिया है। उसने बुड़बुड़ा कर सर तकिए पर रख दिया और नींद में डूब गया। नहीं, मेरा दिल कहता है ये आवाज़ किचन से ही आई है। हाय मेरे अल्लाह रहम, सारा सेट ही किचन में तो पड़ा था। कुकिंग मैंने की थी, मेहमानों की सारी मेहमान नवाजी मैंने की थी, और वो नवाबजादी तो शर्म की पोटरी बनी हाथ पर हाथ दिए बैठी रही थी। बहाने बहाने से 100 दफ़ा उसे बुलाया कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बर्तन धो दो, यूं ही पड़े रहेंगे, एक आध टूट ना जाए। सुबह को धोते वक्त रहमतें तोड़ न डाले। उसके तो हाथों में वैसे भी लर्जा है, मगर वो तो काम चोर है ही सदा की। ऊपर से मेरी दुश्मन भी पक्की। जिस काम का मैं कहूँ बस उसी काम से दुश्मनी हो जाती है उसे। कल उसी की खातिर तो मैं सुबह से जान मारी कर रही थी। किचन में खड़े खड़े कमर तख्ता हो गई और फिर मेहमानों के आगे पीछे भाग भाग कर टांगें टूट गई। मगर मजाल है जो ज़रा भी एहसान माना हो। किसी ने नाकदरों के पल्ले बांध दिया है माँ बाप ने, और एक वो मेरी जान की दुश्मन। बच्चे ना बाहर इंजॉय कर रहे हैं बारिश, तो आप इग्नोर करना उन्हें, ठीक है? शबाना नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। जैसे ही वो सांस लेने को रुकी, उसे उस्मान के खर्राटे सुनाई दिए। तो उसका जी चाहा कोई चीज़ उठाकर या तो उस्मान के सर पे दे मारे या अपना ही सर दीवार से टकरा दे। देखती हूँ जाकर, यहाँ किसी को क्या फिक्र। मेरे माँ बाप ने पैसा पैसा जोड़ कर लाखों का जहेज बनाया, इधर किसको परवाह है, न शुक्रे लोग। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। उजलत में वो नंगे पैर दुपट्टे के बगैर ही बेडरूम से निकल आई थी। बाहर निकलते ही सर्द हवाओं ने ज़ोरदार तरीके से उसका इस्तकबाल किया तो उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ, मगर इस एहसास से ज़्यादा अपने नुकसान का अंदेशा जान को खाए जा रहा था। वो तेज़ तेज़ कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। किचन की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा खुला था। कौन है अंदर? क्या टूटा है, क्या तोड़ दिया है? आधी रात को भी चैन सुकून इस घर में नदारत है। पता नहीं किस बदरूह का बेचैन भूत इधर डेरे डाले बैठा है। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र फर्श पर दूर तक बिखरी किरचियों पर पड़ी, जिन्होंने उसकी ज़बान को कुछ इस तरह ज़ख्मी किया कि सारे अल्फाज अंदर ही लहूलुहान होकर रह गए। उसके मार्बल के सेट के शायद नहीं बल्कि यकीनन 2 पीस एज दारे फ़ानी से बसदे हसरत कूच कर चुके थे। सामने उसकी दुश्मन जहाँ, उसकी ज़िंदगी की नन्ही नन्ही खुशियों की कातिलाना और हुक्मरानी के निस्ब बल्कि डंगे की चोट बराबर की हकदार मोह खड़ी मार्बल के कप में बड़े इत्मीनान से घूंट घूंट पानी अपने हलक से नीचे उतार रही थी। शबाना के दिल ने बेसाख्ता दुआ की कि काश इस आब तर की जगह जहर हलाहल होता, जो उसके गले से उतरते ही उसको ठंडा कर देता। शायद वो शबाना के इंतज़ार ही में खड़ी थी। बड़े मज़े से कप स्लैब पर धरा और जाने के लिए कदम बढ़ाए। मुझे प्यास लगी थी। बर्तन कोई साफ़ नहीं था, ना कोई ग्लास।
शीशे, स्टील या तांबे का कोई भी दस्तयाब ना हो सका तो मुझे मजबूरन मार्बल के इस समुंदर में गोता लगाना पड़ा। ये कप तो साफ मिल गया, मगर उसका एक भाई और दूसरी बहन राइस प्लेट बगैर किसी वाजिया तनाज़े के आपस में गुत्थम गुत्था होकर ज़मीन बोस हो गए। हालांकि मैंने दोनों को बचाने की बेहद कोशिश की, मगर उनकी आपस की खाना जंगी इतनी शदीद थी कि मेरी मासूम सी कोशिश कुछ भी ना कर सकी। आपको नींद नहीं आ रही? मैं तो सो गई थी, बस प्यास लगी तो इधर आ गई। वो बेहद मासूम अंदाज में अपनी आमद की वजह बताते हुए आगे बढ़ने लगी और शबाना तो गोया किसी बुत की तरह ही खड़ी की खड़ी रह गई। आपको इतना शौक है मुझे आधी रात को यूं बगौर प्यार भरी नज़रों से देखने का, तो पहले कहती बाखुदा मैं सर के बल चलकर आपकी दीद की प्यास बुझाने अपनी नींद कुर्बान करके चली आती। वैसे आपको बहुत शौक है घर की हुक्मरानी का भाभी जान, मगर इतना पता नहीं कि रात को मीठी नींद सोने से पहले कम से कम किचन तो साफ कर लिया करें। किसी गरीब को प्यास के लिए ग्लास की भी ज़रूरत पड़ सकती है। शब खैर, उसका मकसद पूरा हो चुका था। दिल फरेब शरारती मुस्कुराहट उसकी बाँछों से निकल कर पूरे चेहरे पर फैल रही थी और आंखें तो अपनी फतह पर अलग ही चमक रही थीं, जैसे उनमें हजार वॉट के कमकमे रोशन हो। वो हल्की फुल्की होकर गुनगुनाती हुई किचन से निकल गई और शुबाना उन कुर्सियों पर मातम करते तन्हा खड़ी रह गई। अल्लाह गारत करे इस मनहूस लड़की को, कहाँ से आ गई है ये मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। माँ बाप कब्र में जा सोए इस नागिन को मेरे लिए छोड़ के। मेरी ज़िंदगी के सुकून को ज़ेरो ज़बर कर देने वाली, अल्लाह करे कोई तेरा सुकून भी ऐसे ही गारत करे। सोना चाहे कोई तेरी आंखों से नींद छीन कर उनमें मिर्चें भर दे, फिर तुझे खबर हो कि किस तरह तूने मेरे मासूम दिल के 1000 टुकड़े किए हैं। एक बार नहीं 1000 बार। पता नहीं मेरी आहें उस पर असर क्यों नहीं करती, क्यों ये मनहूस मेरी ज़िंदगी से दफ़ा नहीं हो जाती। हाय, मेरा मार्बल का सेट सारे का सारा फना हो गया। भाईजान ने कितना महंगा फ्रांस से मंगवाया था, मुझे कितना पसंद था, एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था। वो ज़मीन पर कुर्सियों के पास ही बैठकर रोने लगी। कितनी देर तक रोने से भी जी हल्का ना हुआ। कुर्सियाँ समेटने को उसका जीना चाहा। इसी तरह रोती धोती उजड़ी सूरत लिए बेडरूम में आ गई। देखा आपने अपनी मासूम बहन का कारनामा। उसने कमरे में जाते ही बेखबर सोए उस्मान को रख दिया। मेरा मार्बल का सेट किस बेदर्दी से चूर चूर कर गई। घटिया हरकतें तो उसकी घुट्टी में पड़ी हैं। आपने सर चढ़ा रखा है उसे। मुझे तो अपनी भाभी ज़रा बराबर भी नहीं समझती। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है वो मुझसे। हाय मेरा सेट। वो उस्मान के सराहने बैठकर असरनो धुआंधार रोने लगी। या अल्लाह शबाना, होश के नाखून लो। क्यों आधी रात को तमाशा लगा रही हो? एक सेट ही टूटा है ना, और ला दूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे सोने दो यार। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। आज भी दिन भर का थका हुआ हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मोमो की मैं खबर ले लूँगा सुबह। अब सो जाओ प्लीज़ मेरी अच्छी बीवी। उस्मान का नींद से बुरा हाल था और नींद की खातिर तो वो शबाना के पाँव पड़ने से भी दरेक न करता। शबाना पर उसकी मिन्नत समाजत का ख्वाब भी असर न हुआ। वो इसी तरह भूं भूं करके रोती रही। तो उस्मान ने दूसरा तकिया उठाकर सर और कानों पर अच्छी तरह कस कर आंखें बंद कर लीं। कितने अरमानों से मैं इतना शानदार जहेज़ लाई थी, ये कमबख्त अब तक ना जाने क्या क्या कुछ बर्बाद कर चुकी है। क्रिस्टल का गुलदान, चीनी के टी सेट की प्लेट, टी पॉट का ढक्कन और 2 वाटर सेट, दोनों ही 5-5 हज़ार के थे। उनके ग्लास और कितने ही डेकोरेशन पीस, और आज ये सितम भी उसी ने ढाया। कितना मैंने कहा शाम को कि ये सेट ना निकालो, मनहूस कोई और बर्तन निकाल ले, मगर नहीं, अपने ससुराल वाले आने थे। समाई हुई थी कायनात के सबसे कीमती बर्तनों में उनकी तवाज़ा की जाए, पर नहीं, ये तो उसकी स्कीम थी कि सेट निकाल कर बहाने से तोड़ा जाए। और मैं भोली मासूम उस चिलत्तर के चक्कर में आ गई और झट से सेट निकाल दिया। हाय तेरे इतने रूप है मोमो, तुझे खुदा समझे नाम की मासूमा। मेरी छोटी छोटी कितनी ख्वाहिशों को तू इस तरह चकनाचूर कर चुकी है। हाय। शबाना का ववेला बुलंद होता जा रहा था। उस्मान ने तकिया दूर उछाला। अपना तकिया
सर के नीचे से निकाल कर बगल में दबाया और बेड से उतर गया। शबाना ने रोने के दौरान सवालिया नज़रों से उसे देखा। जा रहा हूँ मैं बच्चों के कमरे में। अगर तुम्हारे इस वाबेले से वो मनहूस बर्तन दोबारा टूट सकते हैं तो जी भर के चीखो चिल्लाओ, मगर सुबह तक खूब बवेला करो, बल्कि सुबह तक खूब यार बहुत गलती है, मेरा कसूर नहीं है। आजकल जितने भी नॉवेल्स मेरे हाथ में आ रहे सब में इतनी मिस्टेक्स हैं। बर्दाश्त कर लोगे ना? कर लो बहन नहीं, भाई नहीं। खैर दवा करो, शुरू करती हूँ। ओहो बहन भाई नहीं, बच्चे नहीं मेरे, बच्चे हो ठीक है, तमीज़ से। रोब है मेरा आप लोगों पे, सुनो आराम से चुप करके। बल्कि सुबह तक खूब बवेला करो, मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है। अहमक औरत, दिमाग ख़राब है, मामूली बर्तनों के लिए रो रही है, रो अब जी भर के। वो धाड़ से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। शबाना के आंसुओं और आहो बका में और शिद्दत आ गई। कोई भी तो गमगसार नहीं था। ओ कहंदी ये सैया मैं तेरियाँ, पूरे ज़ोरों शोर से उसकी गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसका साफ साफ मतलब था वो बड़ी खुश है। भैया आपके लिए मैंने चिकन ऑमलेट बनाया है, आपको बहुत पसंद है, जल्दी से आ जाए वरना ठंडा होकर बिल्कुल बदमज़ा हो जाएगा। उसकी सूरे इसराफील इस कदर तेज थी कि शबाना जो सुबह दम सर पर अपना दुपट्टा कस कर बांधे सोई थी, इस तरह उछल कर उठी जैसे वक्त कज़ा आन पहुंचा हो। और इतनी मोहब्बत भरी पुकार पर भैया भला क्यों चुप रहते? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े ब्रश करते फ़ौरन बोले, आ रहा हूँ मैं, तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ। टीपू, पिंकी जल्दी से आ जाओ, तुम स्कूल से देर हो जाएगी, नाश्ता करो जाकर, फिर जल्दी जल्दी खाली पेट भाग जाते हो। कहते हुए उन्होंने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा, परफ्यूम उठाकर लगाया। शीशे में अपना जायज़ा लेते हुए उनकी नज़र खूंखार निगाहों से घूरती सर पर पट्टी बांधे सुर्ख मतूरम आंखें लिए गुस्सीली बीवी पर पड़ी। उठ जाओ तुम भी, 8 बज चुके हैं, आधी रात को रूहों की तरह भटकती फिरी हो। बद का सांप का उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोबारा पढ़ती हूँ। उठ जाओ तुम भी, 8 बज चुके हैं, आधी रात को रूहों की तरह भटकती फिरी हो। बद का सांप का उन्होंने बड़ी मुश्किल से अंदर धकेला था। वो बेचारी अकेली नाश्ता बना रही है, उसे कॉलेज भी जाना है, आ जाओ अब। कहते हुए वो उसका जवाब सुने बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाँ हाँ, मैं तो बदरू हूँ ना, और वो मासूम चुड़ैल जिसने मेरी ज़िंदगी को एक अज़ाब मुसलसल बना दिया है। उसकी तमाम तर खबासतों के बावजूद सबके दिलों में उसके लिए नरम गोशा मौजूद है, और मैं गैर हूँ ना। 10 सालों से इस घर पर अपना तन मन लगाए बैठी हूँ, मेरी खिदमत किसी को नज़र नहीं आती। उसकी 2 घड़ी की चाबलूसी सबको भा जाती है। मक्कार, यार, मीस्ती। वो उठ बैठी, अपने तमाम हथियार तेज़ किए, मगर उस्मान उससे पहले ही कमरे से जा चुका था। ओफो, आज तुमने कितने बजे ऑफ होना है? अपने डेली रूटीन के इंटरव्यू वगैरह से? उसकी चहकार शबाना के झुलसे दिल पर अंगारा बनकर गिरी। क्यों, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है इंटरव्यू से? उसका मूड आज कल ऑफ ही रहता था। जॉब की अदम महरूमी ने उसे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। मासूमा बड़ी ढिठाई से कहा लगा कर हंसी। भाभी जान जैसे होते जा रहे हो, हर वक्त गुस्सा और गज़बनाक पर धरे इबरत कदमों कम बैठा करो उनकी सोहबतों दिलनशी में। आखिरी नसीहत मध्यम आवाज़ में की गई, मगर शबाना ने सुन ली थी। तुम मतलब की बात करो, आफाक जले हुए अंदाज में बोला। टीपू, पिंकी, योर ब्रेकफास्ट, कम ऑन नाउ। उसने आफाक को जवाब दिए बगैर भतीजी को बड़े प्यार से पुकारा। कभी कभी भाई के सामने भाभी को चिढ़ाने के लिए वो इसी तरह की लगावटों का मुजाहरा किया करती थी। और तुम्हारी मामा जान को तो कभी तौफीक नहीं हुई, यूँ निहार मुँह, उनके लिए निहार मुँह ही है। उठकर हम यतीमों को नाश्ता ही दे दें। और देखो दोनों कितने चालाक हैं, अपनी वालदा नाश्ता बना रही हों तो मम्मा बस दूध दे दें, और आज मुझसे पूरा फरमाइशी प्रोग्राम करवाया है। फ्रेंच टोस्ट टीपू साहब के लिए, पराठा और सूजी का हलवा पिंकी साहिबा के लिए, और साथ में अचार। भैया आ जाए, नाश्ता लग गया है, मुझे भी देर हो रही है, मैं 2 घूंट चाय ही पी लूँ, फिर कॉलेज जाकर पेट में चूहे कूदेंगे। वो खुशी के आलम में यूं ही
आउट होकर बोलती चली जाती थी। शबाना ने किलस कर करवट बदली और फिर से वो लेट चुकी थी। मुझे शाम को हिना की बर्थडे पर जाना है, तुम जल्दी आ जाना आज। वो शायद आफाक से मुखातिब थी। मैं जल्दी नहीं आ सकता, पार्ट टाइम ऑफिस मेरे अब्बा जी का नहीं है, जब जी चाहे उठकर आ जाऊं। आफाक 1 मिनट का लिहाज रखे बगैर तड़ से बोला। शबाना का जी खुश हो गया। पुप्पो, हलवे में चीनी इतनी कम है। पिंकी ज़ोर से चिल्लाई। तो बेटा पुप्पो की ज़बान डाल लो, जो इस वक्त शीरा टपका रही है, और आहिस्ता चिल्लाओ, पुप्पो मुल्तान में नहीं बैठी। जब तुम्हें अपने काम होते हैं आवारागर्दी के लिए, तो फिर ये पार्ट टाइम तुम्हारे अब्बा जी तो क्या तुम्हारे दादा जान का बन जाता है। एक मैं जो ज़रा सा काम कह दूं तो तुम्हारा शेड्यूल टाइट हो जाता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारी मेहनत शाखा पर ही तो खड़ा हो। भैया देख रहे हैं आप, वो भी मोमो थी। एक बात के 100 जवाब मौजूद। मोमो चाय दो मुझे। उस्मान लगता है बड़ी रुग्बत से ऑमलेट ठूस रहा था, जो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जादूगरनी जहर भी घोल दे तो खुशी खुशी हलक में उंडेल लेते हैं। मैं जान मार कर भी कुछ पकाऊं तो उसमें 100 कीड़े नजर आ जाते हैं। कभी फूटे मुंह से किसी ने तारीफी कलमा नहीं कहा। शबाना ने जलकर सोचा। आफाक ले जाना मोमो को, कह जो रही है शाम को। कब जाना है मोमो तुम्हें? भैया 5 बजे। ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी, बस 7 बजे तक, वो मासूम अंदाज में बोली। और मैं बाहर बैठकर तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, बल्कि ड्राइवरी। तुम्हारी फ्रेंड्स कंजूस कभी जूटे मुंह अंदर आने को भी नहीं कहा। खाना पिलाना तो बड़ी दूर की बात। आफाक का मूड आज वैसे भी बहुत खराब था। तुम सड़कें नाप लेना, हिना ने बहुत मुख्तसर अरेंज किया है, इसीलिए तुम्हें इनवाइट करने से कासिर हूँ। आ गई बी रहमतें, टाइम देखा है, 8 बजने को हैं। आज नाश्ता भी मैंने बनाया है सबके लिए। मालूम तो है सुबह को इस घर की मालकिन साहिबा इस्तराहत फरमाती हैं, तो आप ही ज़रा जल्दी ज़हमत कर लिया करें। कम अज़ कम ये मासूम बच्चे तो भूखे ना जाया करें। अब अगर मैं नाश्ता ना बनाती तो सब खाली पेट आहें भरते बादशाह की बादशाही की सलामती की दुआएं मांगते जाते। वो आते ही रहमतें पर बरस पड़ी और उसके इनडायरेक्ट हमलों को शबाना खूब समझ रही थी। और अब इधर किधर बराजमान हो रही हैं। पिंकी और टीपू को दूध ला दो, मैंने ग्लासों में निकाल दिया है। उसे किचन की सीट पर बैठते देखकर वो फौरन गरजी। पुप्पो हमें दूध नहीं पीना। हाय पापा, 8 बज के देर हो गई है। कल नोटिस बोर्ड पर लिखा था जो बच्चा स्कूल लगने के बाद तशरीफ़ लाएगा वो घर जाकर आराम करे। पापा हमें ड्रॉप करके आप फ़ौरन गाड़ी भगाना ले जाइएगा, 2-4 मिनट हमारा इंतज़ार कर लीजिएगा। पिंकी ने बहुत होशियारी से दूध का मामला निपटाया और बैग उठाए भाग गई। टीपू क्यों पीछे रहता। भैया आज मेरी वैन भी छुट्टी पर है, मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा। ये आफाक साहब तो अभी घंटा लगाएंगे नाश्ता ठूसने में, बेकार में ही भूख भी बहुत लगती है भाभी जान की तरह। उन्हें भी उठते ही नाश्ता बड़ी ट्रे में चाहिए होता है। कहकर वह फ़ौरन कमरे में भाग गई, क्योंकि आफाक उसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था और उसकी बकवास अब शबाना की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो उठकर बैठ गई और अब बाकी के कान वो भाई के रास्ते में भरेगी। चुड़ैल, वो बुड़बुड़ाई। आफाक मुझे देर हो जाएगी, तुम मोमो को ड्रॉप कर देना यार। सॉरी भैया, मेरी बाइक पे तो गड़बड़ है, अभी उसे घसीट कर वर्कशॉप लेकर जाऊंगा, अब आप ये जहमत कर लें। वो फ़ौरन बोला। रहमतें बीबी, आज मेरा और आफाक का कमरा ढंग से साफ़ ना हुआ तो कल सुबह उठकर अपनी नींद ख़राब मत करना, बेफिक्र होकर सोना। मेरे कमरे के वॉशरूम के जाले देखे हैं, सर पर सलामी देने आ रहे हैं, और आफाक के बेड के नीचे तुमने कूड़े की नुमाइश लगा रखी है, जो मालकिन साहिबा के पुरज़ोर इसरार पर तुम बढ़ाती जा रही हो। आज मैं आकर दोनों कमरे चेक करूंगी, और अगर तुमने ढंग से सफाई ना की हुई तो फिर देखना मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी। बंदा तनख्वाह लेता है तो उसे हलाल भी करे। भाभी जान तो चाहती हैं हम गंदगी के ढेर में ही ज़िंदगी बसर करें, शायद किसी जरसूमे का हमला ही जानलेवा साबित हो। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। और हाँ, पहले किचन में आकर ये रात के बर्तन धो लो, यहाँ मीना बाज़ार लगा हुआ है कांच के बर्तनों का। पहले ही इनकी वजह से हमारी भाभी जान की रात भर नींद उड़ी रही है, सोते से उठकर आकर इन्हें देखती रही हैं। और ध्यान से धोना, ये सेट फ्रांस से आया है, पैदल थका हुआ है, कहीं तुम भी अपनी थकावट इस पर उतारने लग जाओ। पहले ही बेचारे 2 बहन भाई राह अदम के मुसाफिर। खबरदार रहमत बीबी, तुमने इन बर्तनों को हाथ भी लगाया तो मैं धो लूँगी खुद ही।
सेट तबाह करके भी चैन नहीं आया दुश्मन को। शबाना बोतल के जिन की तरह किचन के दरवाजे में नमूदार होकर गरजी। ओके ओके, हम तो चले कॉलेज, वो कहकर बोली और बाहर निकल गई। मोमो जल्दी करो, देर होगी, आप भी जाओ अब। उस्मान ने बाहर गाड़ी का हॉर्न ज़ोर से बजाकर आवाज़ लगाई। आ गई भैया। वो किताबें उठाकर बाहर भागी। आफाक भी उठकर कमरे में चला गया। मोमो के घर से जाते ही खामोशी सी हो गई। देखा तुमने उस खब्बीस लड़की की ज़बान, ससुराल जाएगी तो दूसरे दिन ही सांस चोटी पकड़ कर बाहर कर देगी। माँ बाप मर गए, इस अजाब इलाही को मेरे सर पे मुसल्लत कर गए। कैंची से तेज़ धार है इसकी ज़बान की, न बड़ों का लिहाज न किसी का अदब। शबाना को जले दिल के फफूले फोड़ने का मौका मिल गया। जी बीबी जी, मैं तो खुद यही कहती हूँ, लड़कियों को इतना ज़बानदार मुँह फट नहीं होना चाहिए, उन्हें तो अगले घर भी जाना होता है। ये मोमो बीबी, अल्लाह मेरी तौबा, सगी भाभी को दुश्मन कहे हैं। इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, ठीक है, क्योंकि उनकी मुलाजमा दुश्मन। और जो आपकी हमदर्दी में कुछ मैं कह दूँ तो तौबा तौबा, पता नहीं माँ कैसी तरबियत करके गई है। रहमत क्यों पीछे रहती, फ़ौरन मालकिन की शह पाकर बोली थी। तो और क्या, यही तरबियत तो होती है जो आगे जाकर काम आती है। हाय कमबख्त ने 2 पीस तो रात को ही तोड़ डाले थे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रहमत, सब काम छोड़कर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता और तेज़ चाय का 1 कप बना दो। हाय, वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई तो रहमत भी बड़ी फुर्ती से चाय बनाने लगी। सुबह सुबह नंबर बनाने के चक्कर में उसका पहला लेक्चर गोल होता नज़र आ रहा था। सुबह के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक भी तो खूब होती है, और ऊपर से ये सिग्नल्स, हर सिग्नल पर वो दांत पीस कर रह जाती। भैया जल्दी करें ना, मेरा लेक्चर है, वो भी इकनॉमिक्स का, मिसिस जाफरी का। आपको पता है सारा कॉलेज कहता है कि मिसिस जाफरी के होते हुए इजराइल कॉलेज की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। कॉलेज में ये मनसब मिसिस जाफरी के पास है, और उनका लेक्चर गोल करना, अल्लाह मेरी तौबा। उसने कानों को हाथ लगाए। उन्होंने मौक्कल रखे हुए हैं जो उन्हें बता देते हैं कि उनका शिकार कल कॉलेज आया था, मगर उसने लेक्चर अटेंड ना करने की जसारत की है। बस फिर उफ, उसने आंखें बंद करके झुरझुरी सी ली। अच्छी बात है, टीचर्स को ऐसा ही बाखबर होना चाहिए, वरना जैसे आजकल के स्टूडेंट्स शुतर बेमुहार हो चुके हैं। उस्मान ने मोड़ काटते हुए कमेंट किया। हाय पुप्पो, आपकी वो टीचर आपको भी डांट देती हैं? भला कोई आपको भी डांट सकता है? इम्पॉसिबल। पिंकी ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया तो मोमो ने उसे घूर कर देखा। उस्मान हंसने लगा। चुप करो तुम, माँ की तरह चलाको, बज़ाहिर मासूम। मोमो गुस्से से बोली। ऐसे ही मैं अपसेट हूँ, ऊपर से ये ट्रैफिक लगता है, सारा शहर ही कॉलेज जा रहा है। भैया जल्दी करें। जूं जूं मिनटों वाली सुई आगे को खिसक रही थी, उसका खून खुश्क होता जा रहा था। जितना टेंस होगी उतने ही हवास बेकाबू होंगे। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता। और ये लो तुम्हारा कॉलेज आ गया, उतरो मगर ध्यान से। उतरते ही दौड़ न लगा देना, कॉलेज सड़क से आगे है। उस्मान ने उसकी उड़ी उड़ी रंगत देख कर कहा। ओके भैया, बाय। उसने बैग सीट से घसीटा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए बगैर ही निकल भागी। गेट से दाखिल होते ही उसके पैरों ने स्पीड पकड़ ली। वो क्लासरूम की तरफ तकरीबन भाग रही थी। अरे मोमो, कहीं आग बुझाने जा रही हो क्या? हमें तो पता नहीं चला कि कॉलेज में आज आग लगी है। साइड से फरबा की शरारती आवाज़ उभरी तो उसके दौड़ते कदमों को ब्रेक लग गया। उसने मुड़कर देखा, वो तीनों बहुत रिलैक्स मूड में ग्राउंड में टांगे पसारे बैठी थी। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, इजराइल भी कबील बरादरी वाले हैं। मिसिस जाफरी के बहनोई की डेथ हमारे लिए मुबारक साबित हुई। वैसे इस बात पर खुश होना गुनाह की बात है, मगर हम गुनाहों की आदी कौम है। हिना ने रिलैक्स मूड की वजह बताई। ओह, उसने होंठ सुकेड़े और बैग कंधे से उतार कर घास पर फेंका और खुद भी बैठ गई। चलो इसी बहाने कुछ देर बैठकर बातें कर लेते हैं। पहले लेक्चर के बाद तो मुसलसल क्लासेस हैं। लैला फ़ौरन बोली। हाँ, बातों से याद आया मोमो यार, बताओ कल शाम कैसी गुजरी? आपकी सास साहिबा साहब का फुप्पो जान को आना था, आई? फरबा को ऐसी बातें बड़ी याद रहती थी। हाँ आई थी, मोमो ने गर्दन अकड़ा कर कहा। और तुम्हारे डॉक्टर साहब? हिना ने पूछा। वो तो अभी 2-3 माह बाद आएंगे, या शायद इससे भी जल्दी, वो कुछ झिझक कर बोली। हाँ, अगर अम्मा जान ने हमारी मोमो की तारीफें लिख भेजी तो शायद कल शाम की फ़्लाइट ही से आ जाए। कौन कौन आया था? लैला मुतजस्सिस थी।
پھپھو جان, उनके बड़े बेटे जहांगीर भाई और भाभी आलिया और उनका बेटा साथ. और तुम्हारे फूफा जान? वो उनके साथ आएंगे. वो कुछ शर्मा के बोली. उन कौन? हाय अल्लाह, फरवा देखो मोमो शर्माती हुई कितनी अच्छी लग रही है. हिना ने फरवा को जोर से कोहनी मारी तो मोमो ने अपना बैग उठाकर उसे मारने की कोशिश की. वो फौरन परे खिसक गई. हाय मोमो, तुम सऊदीया चली जाओगी? लैला रश्क भरे अंदाज में बोली. सिर्फ 1 साल के लिए. मोमो मुंह बनाकर बोली. 1 साल क्यों? उनका कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ 2 साल का रह गया है इसलिए. उन कौन? हिना ने फिर मज़ा लिया. तुम्हारी फुप्पो 5 साल बाद जद्दा से आई है ना? हाँ, 5 साल बाद. अम्मी की डेथ के फ़ौरन बाद उसे वो अफसरदा मंजर याद आ गया. अम्मी की दायमी जुदाई और उस पर फुप्पो की जद्दा रवानगी. फुप्पो ने उसे अपनी गोदों में खिलाया था. उसकी पैदाइश पर अम्मी को यरकान हो गया था तो फुप्पो उनके घर 6 माह आकर रही थी. वहीं से उनको मोमो से ख़ास किस्म का उन्स हो गया था. वो हमेशा के लिए उनकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन गई. अम्मी की ज़िंदगी में ही उन्होंने उसे अपने बेटे मुकर्रम के लिए मांग लिया था, बल्कि अम्मी की वफ़ात से चंद माह पेशतर बहुत धूमधाम से मंगनी भी की थी. ये तो बताओ, कल तुम्हारी भाभी जान ने तुम्हारे ख़ास मेहमानों की अच्छी तरह खातिर मदारत की या नहीं? फरवा ने उसे चौंकाया. वो तो करनी ही थी. मेरा नहीं पता है क्या? फिर भाभी का भी सख्त ऑर्डर था कि तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. भाभी जान अपना मार्बल कैसेट निकालते हुए रो रही थी. 100 बहाने 100 दलीलें, खैर मैंने निकाल ही लिया. बड़ा खूबसूरत सेट था. उनके भाई फ्रांस से पैदल लाए थे और भाभी जान की जान भी उसी सेट में अटकी हुई थी. मैंने कहा, खामखा हमारी प्यारी भाभी जान की जान कई हिस्सों में बटी हुई है. रात को मुझसे उस सेट के 2 पीस बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर किरची किरची हो गए. वो अपना ताज़ा कारनामा याद करके खुद ही हंसने लगी. इत्तफाकिया हो गई या हिना हंसी. बस खुद ब खुद. वो हंसने के दौरान बोली, भाई मोमो, तुमने सही अपनी भाभी को नकील डाल कर रखी हुई है. वो कौन सा कम है? हर वक्त मेरी जान जलाने को तैयार. सारे घर पर कब्जा मोहतरमा का है. ऊपर से हम दोनों बहन भाइयों से दुश्मनों वाला सलूक करती हैं, जैसे हम अपने घर में नहीं उनके दर पे पड़े हों. हमारे लिए खाना तो वो बचा कुचा ना हमारे कपड़े धुलवाती हैं. हमेशा कपड़े धोने वाली हमारे ही कपड़े धोने भूल जाती हैं. जान कर भैया को हम दोनों के खिलाफ उकसाती हैं. अब बेचारे आफाक को नौकरी नहीं मिल रही. दिन रात के ताने कि भाई की दौलत पर अयाशी कर रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और ख़ुद हर दूसरे दिन का मैके का फेरा है और ढेर सामान से लद फंद कर जाती हैं. फ्रिज से पके हुए सालन तक ले जाती हैं और आती हैं तो खाली हाथ. बच्चों को भी हमारे खिलाफ पक्का कर दिया है उन्होंने. मोमो का ये पसंदीदा टॉपिक था. उस पर वो जी भर कर बोल सकती थी. हाय मोमो, उनकी क्लास फेलो नादिया ने उसे करीब आकर पुकारा. तुम्हें मैडम वक्कार बुला रही हैं. उन्होंने तुम्हें दिए थे, वो सेल हो गए कि नहीं? मिसिंग है ये वर्ड, आई डोंट नो. पेजेस लिखा होगा. वो पूछ रही थी. पेजेस? मोमो पैगाम सुनते ही उठ खड़ी हुई. ओके फ्रेंड्स, मैं अभी आई, तुम लोग यहीं रहना. वो जाते जाते बोली. बिल्कुल, तुम जल्दी आना. लैला सर हिलाकर बोली तो वो नादिया के साथ आगे बढ़ गई. तौबा, देखी तुमने मोमो की ज़बान किस कदर बदतमीज़ है. ये बड़ी भाभी का तो कोई एहतराम ही नहीं. उनके साथ तो इसने बाकायदा महाज खोल रखा है. बेचारी की ज़िंदगी हराम कर रखी है. हिना ने मोमो के जाते ही तबसरा किया. वो कौन सा कम है? उसकी भाभी. फरवा बोली. मगर यार कुछ भी हो, हैं तो वो बड़ी ना. अब हमारी भाभी से ज़्यादा मक्कार और कनिंग कौन होगा? मगर तुम आज भी जाकर उनसे पूछ लो, कभी जो मैंने उनके आगे ज़बान भी चलाई हो. मेरी अम्मी तो इस बात को बहुत बुरा समझती हैं, कमारी लड़कियों का यूँ ज़बान चलाना. आखिर भाई भाभी ही घर का सारा निज़ाम चला रहे हैं. बेशक बजट अम्मी के हाथ में है और ये भी भाई भाभी की शराफत है जो वो तनख्वाह लाकर अम्मी को देते हैं. इसी वजह से हम लोग भाभी की बुरी भली पर भी कान लपेट लेते हैं. वो हमारे प्यारे भाईजान की बीवी और भतीजे की माँ है. मेरी बड़ी भी है. और ये मोमो तो तौबा, तू तो कार कर लेती है.
اس کے بھائی اچھے ہیں جو یہ سب برداشت کر لیتے ہیں، کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو کب کا بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جاتا۔ ہنا مومو کی فرینڈ تھی، اس کے گھر کے تمام معاملوں سے پوری طرح واقف بھی۔ چلو ہمیں کیا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ویسے مومو ہے لکی، کتنا اچھا رشتہ ہوا ہے اس کا۔ ہائے، اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، اس کا منگیتر، پھر باہر چلی جائے گی۔ ادھر بھی ڈیفینس میں 4 کنال کا عالیشان گھر ہے سسرال کا، اور فیملی بھی مختصر، ورنہ تو آج کل رشتوں کا بلکہ اچھے رشتوں کا کال پڑا ہوا ہے۔ ایک ہماری بوا نصیبن ہے، چن چن کر سارے زمانے کے اوٹ پٹانگ رشتے لے کر آتی ہیں ہمارے گھر آپی کے لیے۔ لیلا نے کہا۔ آپی کے لیے یا تمہارے لیے؟ ہنا بولی۔ پہلے آپی کے نصیب کو لگا تالا تو کھل جائے، پھر چلو دفع کرو۔ چلے مومو، ہمیں رستے میں مل جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھا تو ابھی تو باتیں کر رہے ہیں، ہنا بدستور بیٹھے بیٹھے بولی۔ نہیں چلو، اب ویسے بھی اگلا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلے لیکچر کے بعد تو ان کا ایک بھی لیکچر فری نہیں تھا۔ بریک میں بھی وہ لائبریری چلی گئیں، ایک بک ایشو کروانی تھی۔ سارا دن کولڈ ڈرنک تک پینے کا ٹائم نہیں مل سکا۔ گھر جاتے ہی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی یونیفارم بدلا اور ہاتھ منہ دھو کر کچن کا رخ کیا۔ پنکی اور ٹیپو اس سے پہلے ہی آ چکے تھے۔ شبانہ اپنے کمرے میں تھی۔ کچن دھلا دھلایا صاف شفاف تھا۔ اس کا جی خوش ہو گیا۔ چولہے خالی تھے، ان پر کوئی ہنڈیاں نہیں تھی۔ اس نے فریج کھولا تو اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ فریج بھی دھلا دھلایا بالکل صاف، اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ فریج میں کھانا تو دور کی بات، کوئی فروٹ انڈے تک نہ تھے۔ حالانکہ کل رات کو اتنا کھانا بچا تھا، اور مٹن پلاؤ تو اس قدر زبردست تھا، ساتھ شامی کباب اور دہی کا رائتا۔ اس کا آج گھر جا کر یہی کھانے کا پروگرام تھا، مگر ادھر تو جھاڑو پھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے سارا کچن چھان مارا، کہیں ایک ڈبل روٹی کا سوکھا سلائس تک نہیں تھا۔ ٹیپو، پنکی، وہ کچن سے نکل کر چیخی۔ جی پھپھو، پنکی سعادت مندی سے پاس آ کر بولی۔ پھپھو کی بچی، ماما سے پوچھو کھانا کہاں ہے۔ وہ زور سے چلائی تو پنکی ڈر کر کمرے میں جا گھسی۔ پھپھو، امی کہہ رہی ہیں کھانا سب ختم ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آ کر بولی۔ ختم ہو گیا؟ کیا لنگر کھلا ہوا تھا انہوں نے، جو فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیا ہے؟ پوچھو اپنی ماں سے۔ وہ بدتمیزی سے کچن کے باہر آ کر چلائی۔ پھپھو، مما سو رہی ہیں، پنکی ہلکی آواز میں بولی۔ مما کی بچی، سارا کچھ ہڑپ کر گئے، دشمن اناج کے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور اوپر سے ماں کی حمایت۔ اس نے پنکی کو 2 تھپڑ جڑ دیے۔ پنکی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ شبانہ لپک کر باہر آئی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ جو اس گھر میں آپ کو ہے۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ کھانا کدھر گیا؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ اور ڈپٹ کر بولی۔ ختم ہو گیا سارا۔ وہ اسی لہجے میں بولی۔ کیسے ختم ہو گیا؟ اتنے ڈھیر سارے سالن۔ وہ غصے سے بپھر گئی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھیج دیے جو یوں چلا رہی ہو۔ اس میں کیا شک ہے؟ آپ اور آپ کے رشتہ دار کبھی انہوں نے دیکھا تھا اتنا کچھ؟ فقیر ہیں وہ، اور آپ سب کچھ اٹھا کر انہیں بھیج دیتی ہیں۔ فقیر ہوں گے تمہارے رشتہ دار، شبانہ ہاتھ نچا کے بولی۔ جن کا کھاتی ہیں انہی کو فقیر بناتی ہیں۔ بتاؤں گی بھیا کو۔ تم ہو سب اڑانے والے، آستین کے سانپ، عیاشی کر رہے ہو، مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو۔ ماں باپ یہ عذاب ہمارے لیے چھوڑ کے جاؤ، کچھ نہیں ہے، کہہ دو جس سے کہنا ہے جا کر۔ شبانہ چیخ رہی تھی، اور مارے غصے کے تو مومو کا بھی جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح فون کی طرف بڑھی۔ بھیا کے آفس کا نمبر ملاتے ہوئے پنکی کو اپنے ساتھ لگا کر کمرے میں لے جاتی شبانہ کو گھورتی رہی۔ بھیا، میں کالج سے آئی ہوں، صبح سے بھوکی ہوں، اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی زوجہ نے رات کے ڈھیر سارے سالن خدا جانے کہاں دفن کر دیے ہیں۔ فریج سے فروٹ، انڈے، بریڈ سب غائب ہیں۔ فقیروں سے بھی بدتر ہیں ہم، جو آپ کے در پر پڑے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کے گھر۔ وہ بتاتے ہوئے بھاں بھاں کر کے رونے لگی۔ اوہ گڑیا، میں اس وقت سخت بزی ہوں، پلیز تم آفاق سے کچھ کھانے کو منگوا لو، میں آ کر اس کی خبر لوں گا۔ وہ جو کہتی ہیں اسے کہنے دو، عثمان نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اس کی سن رہے ہیں تو پھر میری بھی سنیں۔ آپ کی بہن اول درجے کی جھوٹی، مکار اور زبان دراز ہے۔ بدتمیزی اور بد تہذیبی اس کی گٹی میں پڑی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے میرے دل میں، میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو دن رات آپ کے کان بھرتی ہے، اس نے میری ازدواجی زندگی میں آگ لگا رکھی ہے۔ میں کہتی ہوں اس چڑیل کو اس گھر سے دفع کیوں نہیں کرتے؟ میری پھول سی بچی کو مار مار کر تھپڑوں سے ادموا کر دیا۔
टूटे इस मनहूस के हाथ। दूसरी तरफ एक्सटेंशन में शबाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली तो उस्मान ने घबरा कर रिसीवर साइड पर रख दिया। मोमो का हमारे गुस्से से बुरा हाल था। क्या समझती है मक्कार बदसूरत औरत, आज मैंने भी इसको मज़ा न चखाया तो याद करेगी। वो मुट्ठियाँ भींच कर सोचे गई। शाम को हिना की बर्थडे थी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और इस्त्री करने लगी। वो इस्त्री करके फारिग हुई ही थी कि आफाक आ गया। आफो, मैं तैयार हो जाऊं? वो उसे देखते ही बोली, हो जाओ। घर में दाखिल हो तो तुम्हारा कोई ना कोई घड़ाग तैयार ही होता है। खाने को कुछ है? वो तल्खी से बोला तो नौकरी की अदम दस्तयाबी ने उसे आजकल हद से ज़्यादा ही चिड़चिड़ा कर रखा था। जहर भी नहीं है। उस मक्कार औरत ने इस तरह किचन की सफाई की है कि कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं खुद काली पेट हूँ और ऊपर से भैया के कान भरती है। मैंने भैया को फ़ोन किया तो ओह बस मोमो, खुदा के लिए मैं पहले ही बहुत फडअप हूँ इस सब से। तुम तैयार हो जाओ, रास्ते में बर्गर ले लेंगे। आफाक ने झुंझुला कर हाथ उठाए तो वह कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। जैसे ही वो घर से तैयार होकर निकलने लगे, टीपू लॉन में अकेला खेल रहा था। उसके जहन में झमाका सा हुआ। शबाना पिंकी को लेकर उस वक्त से बेडरूम में घुसी हुई थी। उसके कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे। टीपू, चलो हमारे साथ। वो एकदम से मीठा लहजा इख्तियार करके बोली। कहाँ पुप्पो? वो मासूमियत से बोला। चाचू के साथ घूम आओ ज़रा, आओ जल्दी करो। वो उसका हाथ खींच कर बोली। मम्मा को बता आऊँ? वो हाथ छुड़ाते हुए बोला। मैं बता आती हूँ। फिर आफाक के घूरने और कुड़ने के बावजूद उसने टीपू को बाइक पर बिठा ही लिया। आफू, तुम मुझे 6 बजे लेने आ जाना, हिना के घर उतरते हुए वो बोली। और इस सौगात का क्या करूं? वो टीपू की तरफ इशारा करके बोला। इसे अपने साथ ले जाओ प्लीज़, और जल्दी आना वापसी पर। काला जान की तरफ चलेंगे। और घर तो नहीं जाना तुमने? उसे घर ना कहा करो, दोज़ख कहा करो, नहीं जाना मुझे वहाँ। वो जल कर बोला। एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, घंटे तक आ जाऊँगा। ये कहकर वो बाइक ले उड़ा और वाकई वो बाहर 6 बजे मौजूद था और टीपू उसके साथ। टीपू ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो बाइक पर बैठते हुए बोली। नहीं, सुलेमान के भतीजे के साथ वीडियो गेम खेलता रहा है। खाला जान की तरफ चलते हैं, वो बोली तो आफाक ने खामोशी से बाइक का रुख खाला जान के घर की तरफ कर दिया। आफू, जॉब का क्या बना तुम्हारी? फजूल सवाल मत करो वरना मैं बाइक कहीं दे मारूंगा। वो बुन्ना कर बोला। आजकल जॉब उसकी चिड़ बनी हुई थी। खाला जान तो घर पर नहीं थी और रिमशा उन्हें दरवाजे पर ही मिल गई। कहाँ गई हैं खाला जान? मार्केट तक गई हैं। आओ, आज तुम कैसे रास्ता भूल पड़ी? रिमशा उसे गले लगाते हुए बोली। ये इनडायरेक्ट किसको सुनाया जा रहा है? उसने कनखियों से आफाक की तरफ इशारा किया तो रिमशा ने उसे चुटकी काटी। आओ अंदर चलें। टीपू मियाँ, आज यहाँ कहाँ? वो टीपू को प्यार करते हुए बोली। आज ये अपनी चाची से मिलने आया है, वो शरारत से बोली। मोमो की बच्ची, तुम बाज आ जाओ। आफाक अब लाउंज में टीवी का रिमोट संभाल कर बैठ चुका था। टीपू भी उसके साथ था। फिर वो रिमशा के साथ घंटा भर गपशप लगाती रही। इस दौरान चाय आ गई। चाय पीते ही उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। उफल्ला, 8 बज गए। भैया तो कब के आ गए होंगे, अब चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। अरे, खाना खा कर जाना, आज तुम्हारी पसंदीदा डिश पकी है। नरगिसी कोफ्ते और मटर पुलाव भी है। रिमशा ने उसे लालच दिया। ना बाबा, क्यों मुझे घर से निकलवाना है? बस अब जाने दो, आफाक भी थक गया होगा। वो रिमशा को कमरे में ही छोड़कर लाउंज की तरफ बढ़ी। अंदर से खाला जान की आवाज़ आ रही थी। हैं, ये कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। वो सोचती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। देखो आफाक बेटा, साफ बात है, तुम्हारी नौकरी का मसला रहा एक तरफ। अगर तुम्हें खुदा ना ख्वास्ता 2-4 साल नहीं भी नौकरी मिलती तो भी मैं रिमशा को तुम्हारे साथ ब्याहने को तैयार हूँ, मगर मोमो की मौजूदगी में नहीं। सच पूछो तो ये लड़की आफत की परकाला है जिसने भावच का नाक में दम कर रखा है। अब चाहे शबाना गलत ही क्यों ना हो, है तो उसकी बड़ी भाभी ना, मगर ये तो उसका मुकाबला करती है बराबर का। बहरहाल, अगर तुम्हारी फुप्पो शादी चाह रही हैं तो तुम लोग भी देर ना करो। आबिद तो 5 साल बाद इधर आबदा तो 5 साल बाद इधर आई है सऊदीया से। उसे अभी मोमो की ज़बान दराजी के बारे में इल्म नहीं होगा और इससे पहले कि लोग उसके कान भरें तुम
लोग शादी में देर ना करो, मेरा तो यही मशवरा है। और मेरी रिमशा तो इस कदर मासूम है, उसको तो पलट कर जवाब भी नहीं देना आता। वो मोमो के साथ कैसा गुजारा कर सकती है? मैं तो शबाना के हौसले को दाद देती हूँ। तुम ही उसको समझाया करो, घर को जंग का मैदान बना रखा है। ये खाला जान थी या कोई और? उससे बेतहाशा मोहब्बत जताने वाली, रिमशा की प्यारी मासूम इकलौती नंद कहकर तारुफ कराने वाली, उसका जी चाहा अंदर जाकर खाला जान को वो खरी खरी सुनाए कि वो सारी ज़िंदगी याद रखें। और अब तो बी मासूम रिमशा बीबी को भाभी बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी बेटी मासूम बेज़बान गाय और मैं सारे ज़माने की खरांट और चलाक। वाह खाला जान वाह, बड़े अच्छे पैमाने बनाए हैं अपनी और पराई बेटी की पैमाइश के लिए। इसलिए कि मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, जो आता है निशाना बनाता है। मगर मैं कोई फालतू या गिरी पड़ी नहीं हूँ, जो आता है निशाना बनाकर चला जाता है। और शबाना बीबी ने कैसे सारे ख़ानदान को अपना हमदर्द बना रखा है। पहले भाई और घराती आया और अब ख़ानदान वालों की हमदर्दियाँ भी। चलाक, मकार, मीसनी, गुन्नी। वो दिल ही दिल में शबाना को अलकाबात से नवाज रही थी कि रिमशा आ गई। अरे तुम इधर खड़ी हो, अम्मी से नहीं मिली? वो उसे ज़रा सा अंदर धकेल कर बोली। मिल चुकी तुम्हारी अम्मी मोहतरमा से, दोगली औरत, कैसे मास्क चढ़ा रखा है चेहरे पर। वो तनफ्फुर से सोचती हुई अंदर बढ़ी तो उसके सलाम के जवाब में खाला जान का वही मीठास बड़ा अंदाज। उसे लिपटा कर खूब प्यार किया और उसका जी चाह रहा था उन्हें धक्का देकर इस घर से निकल जाए। मेरी आपा की निशानी। मोमो को देखती हूँ तो आपा की शक्ल आंखों में फिरने लगती है। वही कद, वही रंग रूप, वैसी ही सादा, लगी लिपटी से पाक। मासूम कितने सब्र से उस चंडाल भाभी के साथ गुजारा कर रही है। सब्र कर मेरी बच्ची, रब तुझे ज़रूर सब्र का अजर देगा। उस वक्त तो उसे खाला जान से बड़ा कोई मुनाफिक रूए ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा था। चलो आफाक, देर हो गई है, भाई भी आ गए होंगे। वो उनके प्यार से बेजार होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर उनके रोकने के बावजूद वो दोनों ना रुके। घर में उस्मान वाकई आ चुके थे और सीन भी उसके हस्बे ख्वाहिश था। शबाना की उस्मान के हाथों ठीक ठाक क्लास हो चुकी थी। हिना के घर, उसकी दोस्तों के घर, सब तरफ टीपू की गुमशुदगी के सिलसिले में फ़ोन किए जा चुके थे। शबाना का मुंह उतरा हुआ था और आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। टीपू को उसके साथ देखकर वो चील की तरह उसकी तरफ झपटी। देखा आपने, ये दोनों हैं मेरी ज़िंदगी के सुकून के कातिल। एक घड़ी मुझे सुख से नहीं रहने देते। जाते वक्त बता नहीं सकते थे कि टीपू को साथ लेकर जा रहे हैं। वो टीपू को लिपटाए हुए बोले जा रही थी और उस वक्त मोमो का मूड किसी बात का जवाब देने का नहीं था। वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। पुप्पो, खाना लग गया है, आ जाएं, पापा बुला रहे हैं। पिंकी दोपहर की पिटाई भूलकर उसे बुलाने आई। तो उसका फरमान सुनकर उसे मजबूरन बाहर आना पड़ा। डाइनिंग टेबल पर रात की बची हुई सारी डिशेस सजी हुई थी। मोमो को तो आगे लग गई, ये खाने कहाँ से आए अब? वो टेबल के आगे तन कर खड़ी हो गई। कहाँ से आए हैं? रात के हैं बचे हुए, शबाना बड़े आराम से बोली। और दोपहर को ये सब कहाँ था? वो उसी तरह खड़ी थी। उस्मान और आफाक अपनी प्लेटों में सालन निकाले बैठे थे। कहाँ थे? फ्रिज में थे। वो शबाना की डिठाई पर हैरान रह गई। सालन फ्रिज में मौजूद थे मोमो, तो तुम्हें फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? कितना अपसेट किया तुमने मुझे। उस वक्त मैं ऑफिस में इतना बिजी था। उस्मान ने फ़ौरन शिकवा किया। आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही थी कि घर में कुछ खाने को मौजूद नहीं है? वो ज़ोर से चीखी। दोपहर को फ्रिज में, किचन में कहीं भी कुछ नहीं था। ये आपकी बीवी, आपकी चहेती बीवी हमें भूखा रखकर जिल्लत भरी ज़िंदगी देना चाहती हैं। क्या ये घर हमारे माँ बाप का नहीं? ये कहाँ से इसकी मालकिन बनकर आ गई है? मैं हूँ इस घर की मालकिन, बराबर की। तो फिर हम दोनों के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? और मैं झूठ नहीं बोल रही, दोपहर को घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। ये झूठ बोल रही है, आपके सामने है सब कुछ, मैंने कहाँ छुपाना था? शबाना ज़रा सा भी शर्मिंदा हुए बगैर डिटाई से बोली। मैं झूठी हूँ? मैं झूठी हूँ? और आप पारसा? सच्ची है ना? मैं बकवास कर रही हूँ? मैंने जानबूझकर भैया को फ़ोन किया। खुदा से डरो, उसके कहर से डरो, जालिम औरत, काबिल नफ़रत हो तुम। आई हेट यू।
आई हेट यू, वो कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख कर कमरे की तरफ भाग गई। खाना भी सुकून से नसीब नहीं होता इस घर में, ज़िंदगी हराम हो गई है तुम दोनों के झगड़ों से। उसने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया और अब रात को भी भूखी रहेगी। आफाक की गाड़ी की चाबी लो और उसे बाहर ले जाओ और कुछ खिला दो। जाओ, यूं ही रो रो कर हलकान हो जाएगी। उस्मान ने गाड़ी की चाबी और 1000 का नोट आफाक को थमा दिया तो वो भी बुड़ बुड़ करता हुआ मोमो के कमरे की तरफ बढ़ गया। उन दोनों के झगड़ों में वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता था, मगर आज उसको भी गुस्सा आ गया था। ये चौंचले हैं जिन्होंने इसका दिमाग अर्शे मौला पर पहुंचा दिया है। खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है, इसलिए तो वो मुझे कुछ नहीं समझती। आप उसे सर पर चढ़ाते हैं, फिर भी मुझे कसूरवार गर्दानते हैं। कभी मेरे आंसू की परवाह नहीं है। शबाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाड़ में जाओ तुम सब। उस्मान ने चम्मच प्लेट में पटका और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शबाना भी फुनकारती हुई उसके पीछे चली गई। बच्चे हैरान परेशान भरी टेबल के आगे बैठे रह गए। फिर कितने दिन दोनों के दरमियान सर जंग जारी रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही मुंह फेर लेती। मोमो ने तो बच्चों को भी बुलाना छोड़ दिया था, बल्कि उन्हें दिन में एक आध हाथ जड़ने से भी गुरेज न करती, जिसका बदला शबाना मुख्तलिफ तरीक़ों से लेती रहती। कभी उस्मान से ज़ोर ज़ोर से उसके खिलाफ बोलकर, कभी घर आने वाले मेहमानों से इनडायरेक्ट बहुत कुछ कह जाती। वो कॉलेज से आती तो किचन एथोपिया का नक्शा पेश कर रहा होता, मगर मोमो बराह रास्त उसके मुँह न लगती। उस रोज़ भी वो लाउंज में बैठी टीवी के चैनल बदलने में मशगूल थी जब आफाक किसी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। देखो तो मोमो, कौन आया है। नो वारिद उसके सामने सोफे पर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। अरे हसन मोटू, तुम इतने अरसे बाद आए हो। अल्लाह, कितने बड़े हो गए हो। हाँ, गुड लुकिंग तो हो, मगर अभी भी थोड़े मोटे हो। पहले तो तुम बिल्कुल थैला लगते थे। मोमो अगले ही पल उछल कर बोली, और तुम वैसी ही हो, बदतमीज़, मुँह फट और पहले से ज़्यादा बदलिहाज। मेरा नाम कैसे ले रही हो? मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ा हूँ। वो उसकी बेतकल्लुफ़ी पर गड़बड़ाते हुए मुंह बिगाड़ कर बोला, सो वॉट, आफाक से तो छोटे ही हो ना। तो मैं उसे भी आफू कहती हूँ ना, है ना आफू। उसने हसन के साथ बैठे आफाक को मुखातिब किया। हसन यार, इससे पंगा ना लेना, वरना तुम्हारा यहाँ 4 दिन रहना महाल हो जाएगा। ये लोगों को जीने की सज़ा देती हैं। आफाक हसन से बोला। ओहो, फिर तो मोमो अमेरिका की भाई नहीं बल्कि बहन बंद होगी। वो भी तो लोगों को जीने की सज़ा देता है। वो हंस कर बोला। मामू जान, कैसे हैं मामी जान घर वाले? मोमो उसके जुमलों को नज़रअंदाज करके बोली। मामू वैसे ही हैं जैसे थे, और यही हाल तुम्हारी मुमानी जान का भी है। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही हो? फ़िलहाल तो कोई काम का चैनल सर्च कर रही हूँ। वो बैक वक्त बेनियाजी से फिर टीवी के चैनल बदलने लगी। हसन कुछ खसिया कर चुप कर गया। लाउंज में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ बार बार चैनल बदलने पर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। उस्मान भाई कब ऑफिस से आते हैं? शाम को, आफाक ने मुख्तसर जवाब दिया। भाई कहाँ हैं? भाभी कहाँ हैं? एतकाफ़ में बैठी हैं, आफाक की बजाय मोमो ने जवाब दिया। ये तो रमज़ान नहीं। हसन हैरत से गोया हुआ। आने तो वाला है ना, इसीलिए रिहर्सल्स कर रही हैं एतकाफ़ में बैठने की। मोमो ने वजाहत की। एतकाफ़ की रिहर्सल? एतकाफ़ की रिहर्सल्स पहली बार सुन रहा हूँ। वो हैरत ज़दा था। और भी बहुत कुछ, पहली बार, बल्कि बहुत नया और अछूता इस घर में मुलाहिज़ा फरमाओगे अगर रहोगे तो। हाँ, तो तुम कैसे रास्ता भूल पड़े इधर का इतने अरसे बाद? मोमो को एकदम याद आया तो टीवी भूल कर बोली, इंटरव्यू है इधर मेरा, एक जॉब के सिलसिले में। वो बोला। लो, तुम भी बेजॉब हो अपने आफू की तरह। जॉब की तलाश में इस बेचारे के सारे जूते घिस गए हैं। अब ये नंगे पाँव जाता है इंटरव्यू के लिए। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम अपनी चोंच बंद रखो, आफाक गुस्से से बोला। वैसे हसन, हम आफू की शादी कर रहे हैं। सुना है रिस्क औरत के साथ आता है। क्या पता रिमशा बीबी के साथ ही आफाक साहब पर मनो सलवा की बारिश हो जाए। और हमारी ज़माना शनास खाला हुजूर तो आफाक ब्रदर को बेजॉब भी बेटी थमाने को तैयार हैं। उस दिन खाला की गुफ्तगू उसके हलक में अटकी हुई थी और उसे उस बात का भी दुख था कि खाला जान की बातों पर मोमो की हमायत में आफाक ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, गोया वो भी खाला से मुत्तफिक था। है आफाक?
वाकई तुम्हारी शादी हो रही है? हसन सच समझ कर बोला। बकवास करती है ये। आफाक गुस्से से खड़ा हो गया। और जो लोग बकवास करते हैं उसको मैं सह जाऊं? तो मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। जो अपनी बेटियों को बहुत मासूम, बेज़बान, अल्लाह मियाँ की गाय समझते हैं ना, तो उनको जाकर बता दो दूसरों की बेटियों पर अपनी ज़बानों की धारें तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वरना ज़बान तो सबके मुंह में होती है, और अगर वो तीर अंदाजी करेंगे तो ज़बान का इस्तेमाल हर किसी को आता है, फिर बड़े छोटे का फ़र्क उठ जाता है। वो भी ज़ोर ज़ोर से बोली। आफाक उसे घूरे जा रहा था, जबकि हसन इस सारी सूरत हाल पर हांगकांग की तरह दोनों की शक्लें देख रहा था। आओ हसन यार, कमरे में चलें, इस घर में तो हर वक्त जंगी हथियार तेज़ होते रहते हैं। आफाक हसन को कहकर गुस्से से लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ चला गया। हसन भी उठकर उसके पीछे चला गया तो मोमो खुद बहुत मुस्कुराने लगी। उस दिन से उसके दिल में लगी आग आज उस पर छींटे पड़े थे। अब घर में तीसरे बेरोज़गार, रोटियां तोड़ने वाले अनाज दुश्मन का इजाफा हो चुका था। हसन का क़याम लंबा होता गया। शबाना के माथे के बल बढ़ते जा रहे थे और आसार बताते थे ना तो हसन को नौकरी मिलेगी, ना वो यहाँ से जाएगा। लोग कराची नौकरी ढूंढने जाते हैं और तुम इधर आ गए हो। एक दिन शबाना रह न सकी तो बोल ही उठी। हसन का नवाला मुंह की तरफ जाता जाता रुक गया। उस्मान ने शबाना को घूर के देखा। वो इसलिए कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। हसन अपनी पैदाइश को साबित करने आया है। इसके बाद वो जॉब के हसूल के लिए कोशा होगा। मोमो के लिए शबाना की मुखालफत ज़रूरी थी, उसके लिए चाहे उसे गधे की हमायत में ही क्यों ना बोलना पड़े। बाकी के लोगों ने पैदा होकर क्या तीर मारे हैं जो ये मारेगा? वो तन से बोली। तीर बहुत भाभी जान, आप मुकाबले का एहतमाम तो करवाइए, हर तरफ छलनियाँ हो जाएंगी, ऐसी तीरों की वो छाड़ होगी। वो भी जवाबन बोली। अच्छा बस, चचा जान शायद 1-2 रोज़ में आएँ जवाद की शादी का कार्ड लेकर। 1 हफ्ते बाद तो शादी है। तुम लोगों ने तैयारी कर ली है ना? उस्मान को महाभारत ख़त्म करने का यही तरीका सूझा। हो गई तैयारी? शबाना झुल्ला कर बोली। वहाँ उन्होंने चचा जान के घर देने के लिए बाबा आदम के ज़माने के चीथड़े निकाल लिए हैं। ख़ानदान भर में खूब हंसी उड़ेगी हमारे घर की, मगर उनको क्या परवाह, ये तो यही चाहती हैं सब हमारे घर का मजाक उड़ाएं। बहरहाल भैया, अभी मेरी तैयारी नहीं। मुझे मेहंदी और वलीमे के कपड़े के लिए 3000 की ज़रूरत है। वो आज दे दें तो मेरी तैयारी आज ही हो जाएगी। मोमो शबाना को नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। बाबा आदम के तुम्हारे अम्मा बाबा के रखे हुए निकाले हैं, जैसा देता आज तक चचा जान करते हैं हमारे साथ। वैसे भी ये उनके लगते जिगर की शादी है। अभी पीछे 5 की कितार है और हम कोई लैंडलॉर्ड या रईसज़ादे नहीं हैं कि 10-20 हज़ार जेब में डालें और उनके सारे ख़ानदान के कपड़े खरीदते फिरें। हमारी तो पहले ही मुफ्त की रोटियों ने जान खाई हुई है। शबाना ने बराह रास्त आफाक और हसन को देखकर कहा तो हसन सटपटा गया। आफाक का हलक तक कड़वा हो गया। हाँ तो अपने अल्ले तल्लों में हज़ारों रुपए। अच्छा बस, उस्मान ने बमुश्किल मोमो को ब्रेक लगाई। असल और ज़रूरी बात यह है कि पुप्पो जान का फ़ोन आया था। वो रमज़ान के फ़ौरन बाद शादी करना चाह रही हैं क्योंकि ईद के बाद मुकर्रम की वापसी है। पुप्पो आजकल में इधर का भी चक्कर लगाएंगी। बहरहाल मोमो, तुम्हें अब अपने लिए इतनी महंगी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। शबाना, घर में जो भी तैयारी है और जो नहीं है, तुम मुझे दोनों की लिस्टें बना कर दो कल तक, फिर मैं आगे अरेंज करता हूँ। और आफाक, तुम्हारे हमीद लिमिटेड वाले इंटरव्यू का क्या बना? पता नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आफाक बेदिली से बोला। चलो मिल जाएगी जॉब। हसन, तुम सुनाओ। उस्मान भाई, मैं तो 1 हफ़्ता और इधर हूँ। अगले हफ्ते ग्लेक्सो वालों की तरफ मेरा इंटरव्यू है, बस उसके बाद मेरी वापसी है। हसन ने जल्दी से अपनी वापसी का बताकर शबाना को शांत करना चाहा। वो खुद यहाँ रहते हुए बहुत खौफ हो रहा था। शबाना उससे बात करना पसंद नहीं करती थी और शबाना की ज़िद में मोमो हसन के खाने पीने का, उसके कपड़ों की धुलाई, इस्त्री का खुद ख्याल रखती। वो फारिग बैठा होता तो उसे कंपनी देने पहुँच जाती, जिसे देख देख कर शबाना का और खून जलता। और फिर अगले हफ्ते ही चचा जान के घर शादी के हंगामे जाग उठे। इसी दौरान मुकर्रम भी आ गए। मोमो ने तो उन्हें 7 साल पहले देखा था, जब वो
RCS کے لیے UK جا رہے تھے۔ CS لکھا ہوگا میں بھی، I don't know، کچھ غلطی ہے یہاں پہ۔ وہیں سے وہ جدہ چلے گئے جہاں انہوں نے پھپھو کو بھی بلوا لیا۔ ویسے بھی پھپھو کی بیٹی فائزہ بھی وہیں تھی اور ڈاکٹر مکرم سے ملاقات نہ ہونے کا مومو کو بھی کلک تھا۔ پھر مہندی والے دن چچا جان نے انہیں ادھر ہی روک لیا، حالانکہ شبانہ گھر جانا چاہ رہی تھی کیونکہ پنکی کو بہت بخار تھا۔ بیٹا، اگر گھر کی بہو بیٹیاں بھائی کی خوشی میں گہروں کی طرح شریک ہوں گی تو پھر میں کس سے گلہ کروں گا؟ اگر آج تمہاری چچی زندہ ہوتی تو کیا تب بھی تم لوگ نہ رکتی؟ چچا جان کے ملول لہجے نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ بارات اگلے روز رات کو تھی۔ پنکی شبانہ کی گود میں چڑھی ہوئی تھی، اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر گھر میں شادی کی ہلچل میں سکون بھی کہیں نہ تھا کہ پنکی کچھ دیر آرام ہی کر لیتی۔ شبانہ رت جگے اور پنکی کے بخار سے چڑچڑی ہو رہی تھی، اوپر سے بارات کی روانگی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ سب کو اپنی اپنی تیاریوں کی پڑی تھی۔ مومو نے خوب جی لگا کر اپنی ریسٹ کلر کی پشواز پریس کر کے رکھی تو اس کی نظر بیزار بیٹھی شبانہ پر پڑی، جو سائڈ پر اپنے استری کرنے والے کپڑے رکھے پنکی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ لائیں بھابھی، میں استری کر دوں کپڑے؟ پھر تو آپ کو استری بھی نہیں ملے گی، پہلے ہی میں بڑی مشکل سے لے کر آئی تھی۔ پتہ نہیں کیا جذبہ رحم اس کے دل میں جاگا اور وہ شبانہ کا جواب سنے بغیر ہی اس کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ دیکھتی ہوں عثمان کو پنکی کو کچھ دیر تو پکڑے، میں تو تھک گئی ہوں، شبانہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مومو جلدی جلدی استری کرنے لگی۔ وہ شرٹ پریس کر رہی تھی جب اس نے لاؤنج کی کھڑکی سے سنا چچا جان کی آواز تھی، آہا مکرم بیٹا آیا ہے۔ کتنے سالوں بعد بھانجے کی صورت نظر آئی ہے۔ چچا جان کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور استری شرٹ کے اوپر سے اٹھائے بغیر کھڑکی کی طرف لپکی۔ چچا جان کسی کو لیے اندر جا رہے تھے۔ ڈاکٹر مکرم کی اس کی طرف پشت تھی، اونچے لمبے چوڑے شانوں والے ڈاکٹر مکرم کی پشت دیکھ کر ہی مومو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یک ٹک انہیں چچا جان کے ساتھ کمرے میں جاتا دیکھتی رہی۔ پھپھو شاید ان سے آگے جا چکی تھی۔ وہ اس خود فراموشی کے عالم میں یکسر بھول گئی تھی کہ اس نے جلتی ہوئی استری شبانہ کی شرٹ پر رکھی ہوئی ہے۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، میری شرٹ! شبانہ کی خوفناک چیخ پر وہ اچھل کر مڑی۔ استری کے نیچے سے دھواں نکل رہا تھا، شرٹ کا وہ حصہ جل کر خاک ہو گیا تھا اور شبانہ، وہ تو مرنے والی ہو رہی تھی۔ اس نے شادی میں یہی اکلوتا سوٹ بنوایا تھا اور وہ بھی 4,500 کا۔ وہ میں ادھر کھڑکی، میں نے جان بوجھ کر تو اسے کوئی بھی جملہ نہیں سوچ رہا تھا، زبان الگ لڑکھڑا رہی تھی۔ تم میری ازلی دشمن، تم میری زندگی کی ساری چھوٹی بڑی خوشیوں کی قاتل، تم ویسے ہی مجھے مار دو، یوں قطرہ قطرہ کیوں مجھ پر زندگی زہر کر رہی ہو۔ پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب میرا تم لوگوں سے ناتا جڑا تھا۔ تم جیسے کینہ پرور خبیث لوگ بھی کسی کے ساتھ دل سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ تمہارا خاندان، تم میری زندگی سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ تمہاری شکل کا منحوس سایہ میری زندگی سے ہٹے گا تو شاید 2 گھونٹ زندگی مجھے بھی کہیں نصیب ہو جائے۔ وہ بری طرح سے برسنے لگی۔ منحوس تو تم ہو، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو ہمارے گھر سے خوشیاں رخصت ہو گئی ہیں۔ تم پچھل پیری، پہلے میرے باپ پھر میری ماں کو کھا گئی۔ تمہارے آنے سے پہلے میرے گھر میں کتنی خوشیاں تھیں۔ تم نے جب سے اپنے سبز قدم ہمارے گھر میں رکھے ہیں ہمارا گھر اجڑتا چلا گیا۔ تم مکاش چڑیل، اپنے چلتروں سے میرے بھولے بھائی کو اندھا گونگا بہرا کر دیا۔ تم میری ماں کے آگے زبان چلاتی تھی، انہیں تم نے اکلاپے کے دکھ دے کر مارا۔ تم ہو ہماری زندگی کی ساری خوشیوں کی قاتل، نہ کہ میں۔ تم نے میری ہستی بستی خوشیاں برباد کی۔ سارے گھر پر راج تمہارا، بھائی تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہے، تمہارے کانوں سے سنتا ہے اور تمہاری زبان سے بولتا ہے۔ جادوگرنی، تم اس پر اس طرح حاوی ہو اسے ہم نظر ہی نہیں آتے۔ تم کیوں دفع نہیں ہو جاتی ہماری زندگیوں سے کہ کچھ پل ہم بھی سکون سے جی سکیں؟ مومو میں نہ برداشت تھی نہ تحمل۔ وہ شبانہ کی اتنی سخت باتیں سن کر بھلا کیسے خاموش رہتی؟ اس نے بھی لحاظ ادب مروت کی سب حدیں توڑ ڈالی۔ ان کا شور سن کر سب لوگ ادھر کمرے کی طرف بھاگے۔ اتنا ہی ننھا تھا تمہارا بھائی تو نہیں بھی آنا تھا اس کو؟ جھولا جھولانا تھا، اور وہ کون سا میری سنتا ہے؟ 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو، پھر بھی بہن بھائی پر جان لٹاتا ہے۔ مجھے وہ کیا سمجھتا ہے؟
2 عذاب تو میرے نکاح میں آئے تھے، ماں باپ قبروں میں جا لیٹے، میرے لیے یہ سلگتا جہنم چھوڑ گئے۔ جیوں تو جلوں، مروں تو مرنے نہ دے۔ شبانہ بھی اگلی پچھلی ساری کسر نکال رہی تھی۔ جو ہمارے ساتھ ہوا اللہ کرے تمہارے ساتھ بھی ہو۔ تمہارے بھی ماں باپ یوں ہی بھرا پرا گھر چھوڑ کر قبروں میں جا لیٹے، پھر تمہارے بھی سینے میں آگ جلے جب تمہارے بہن بھائی تم جیسی چڑیل بھابھیوں کے آسرے پر آ پڑے۔ ہم سے پوچھو ہم کیسے جھیل رہے ہیں تمہیں، زندگی میں ہی موت کے مزے چکھ رہے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے پر پابندی، پہننے اوڑھنے پر نظر، اور جو بھائی کے کان بھر بھر کر ہمارے خلاف کیا، اللہ کرے تمہارے آگے آئے۔ وہ بھی کسی مشاق لڑاکا عورت کی طرح کوستے دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دروازے میں ایک ہجوم حیرت و استعجاب کا نمونہ بنا ان کی لڑائی کا مزہ لے رہا ہے۔ ابھی آنے کی کسر ہے باقی۔ جو میرے آگے آیا، اللہ کرے تمہارا بھی اس سے واسطہ پڑے، تمہیں بھی میری آہیں لگے۔ میرا اتنا قیمتی سوٹ پہلے دن سے تمہاری نظر میں کھٹک رہا تھا، اسی دن کینچی لے کر کتر دینا تھا نا۔ مکار چڑیل، کہاں سے میرے پلے پڑ گئی ہو، یوں جلا کر میری خوشی کا تماشا نہ بناتی۔ مکار اور میسنی تو تم ہو، اور میں کیوں تمہارے پلے پڑنے لگی؟ جس کے پڑو گی وہ بھی سر پکڑ کے روئے گا۔ سانس نے دوسرے دن نہ چوٹی پکڑ کے گھر سے باہر کیا نا تو میرا نام بدل دینا۔ تمہارے نام بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تمہارے تو اتنے نام ہیں، کوئی بھی رکھ لینا۔ پچھل پیری، جل ککڑی، مکار۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا۔ مومو، یہ کیا تماشا ہے؟ عثمان کی گرجدار آواز پر اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں سر ہی سر، شکلیں ہی شکلیں اگی ہوئی تھیں، اور جو کچھ ان صورتوں پر تحریر تھا اسے پڑھتے ہی مومو کی بولتی بند ہو گئی۔ سامنے ہی تو پھپھو کھڑی اسے قہر بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی، اور عثمان سرخ چہرہ لیے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ دفع ہو، گھر چلو، خوب تماشا بنا لیا ہے۔ ماں باپ کی عزت کو اس نے آگے بڑھ کر مومو کا ہاتھ کھینچا اور شبانہ کو دروازے کی طرف دھکا دے کر کمرے کے دوسرے دروازے سے لے کر انہیں نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پیچھے وہ داستان ب1000 زبان چھوڑے جا رہے ہیں۔ کاش یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا، تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ یہ وہی مومو ہے جسے آج سے 5 برس پہلے میں ماں کی میت پر خاموش آنسو بہاتا چھوڑ کر گئی تھی۔ اس وقت میں اور آج میں کیا صدیوں کا فاصلہ آ گیا کہ اس کی زبان نے سارے زمانے پاٹ دیے۔ بہرحال اچھا ہی ہوا کہ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا۔ مکرم نے بھی اس تماشے کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا کہ ماں اسے کس جہنم میں جھونکنے چلی تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ بہرحال عثمان میاں، شاید ہم لوگ تم لوگوں کے لائق نہیں، اس لیے وہ ایک لمحے کو رکی۔ مکرم کو تو عید کے بعد واپس جانا ہے، یا شاید وہ رمضان میں ہی چلا جائے۔ تم اپنی بہن کا جہاں مناسب سمجھو کر دینا، ہماری طرف سے اجازت ہے، میں چلتی ہوں اب، اللہ حافظ۔ محض چند جملوں میں پھپھو برسوں کا ناطہ توڑ کر عثمان کا جواب سنے اور مومو کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں دیکھے بغیر بڑی سرعت سے ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ ان کی آمد پر شبانہ نے معنی خیزی سے دیکھا۔ ان کو سر جھکائے یہیں بیٹھے دیکھ کر شبانہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی، اور اندر بیٹھے عثمان کو لگا شاید اب وہ کبھی اپنے جگہ سے نہ اٹھ سکے گا، بیٹھے بیٹھے پتھر ہو جائے گا۔ یہ سب تو وہ اس دن سے توقع کر رہا تھا جس دن دونوں نے تماشا لگایا تھا۔ پھپھو نے صرف بھائی کے گھر شادی خراب نہ کرنے کا انتظار کیا۔ مومو کو تو پھر عثمان نے شادی میں جانے ہی نہ دیا، حالانکہ اس نے اس پر بھی کافی فساد برپا کیا تھا، مگر عثمان نے اس کے وویلے کی پرواہ نہ کی، اور شبانہ کو روکنا تو اس کے بس میں نہیں تھا۔ بارات اور ولیمے کے فنکشنز میں بھی وہ مومو کے خلاف بڑھ چڑھ کر زہر افشانی کرتی رہی اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتی رہی جو اپنی قصاب صفت نند کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ اور آج وہ کچھ ہو گیا جس کی گھنٹی کئی دن سے عثمان کے اندر بجے جا رہی تھی۔ پھپھو اسے پوری شادی کے دوران دیکھتے ہی انجان بن جاتی، یا دیکھ کر ایسے ہو جاتی جیسے دیکھا ہی نہیں، یا خواہ کسی سے باتوں میں مگن ہو جاتی۔ اول تو وہ خود بھی ان سے نگاہیں ملانے کا یارہ نہیں رکھتا تھا، اور نہلے پہ دہلا خالہ جان نے بھی ببانگے دہل کہہ دیا تھا سب کے سامنے۔ جب تک مومو اس گھر میں موجود ہے وہ تو رمشا کی شادی ادھر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جس پر آفاق کافی جزبز ہوا تھا۔ رمشا اس کی چاہت تھی، بچپن کی منگیتر، اس سے اتنی سی وجہ پر دست بردار ہونا اسے قبول نہیں تھا۔
اور تو اور رمشا نے بھی صاف الفاظ میں آفاق کو بتا دیا تھا کہ مومو کی موجودگی میں وہ یہ سب بھول جائے کہ میں تو اس کی زبان کی توپ کے آگے ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ تو بیچاری شبانہ بھابھی کا حوصلہ ہے۔ ساری شادی میں یہی قصہ گرم رہا۔ ہائے اللہ، اب اس میں 2 پیجز مسنگ ہے۔ یا اللہ، یہ تو سر کا درد بن گیا، یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے میرے بھائی۔ اب 1 پیج مسنگ ہے، آگے کی کہانی سن کے سمجھ تو آ جائے گی بہرحال کہ اس بیچ میں کیا ہوا ہوگا۔ 1 یا 2 پیجز مسنگ ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ آتے ہی ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھا۔ ممانی جان بہت حیران ہوئیں۔ ارے، اس کا رشتہ تو اپنی پھپھو کے گھر طے تھا، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا امی جان۔ حسن افسردگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ حسن نے کچھ باتیں بتائیں، مومو کے کارنامے کو بے حد مختصر الفاظ میں بیان کیا، جسے سنتے ہی ممانی کو پتنگے لگ گئے۔ تھوڑی بہت سن گن تو انہیں ادھر آتے ہی مل گئی تھی۔ ارے رہنے دو میاں، ان گنوں کی پوری لڑکی کو کوئی جگر والا ہی اپنی بہو بنا کر لے جائے گا، میں اس فتنے کو اپنے گھر لے جاؤں؟ میں نے خود کیا سڑک پر ڈیرا ڈالنا ہے جا کر؟ سارا خاندان کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ تم نے آج یہ بات کہی ہے، آئندہ نہ کہنا، اور اب چپ چاپ ادھر سے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور گھر کی راہ لو۔ تمہیں ادھر نوکری کے لیے بھیجا تھا، آگ کو گلے لگانے کے لیے نہیں۔ اور حسن اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا ان کی نا ہاں میں نہیں بدلے گی۔ وہ بے دلی سے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں مزید سناٹے گونجنے لگے۔ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں مکمل خاموشی ہوتی۔ شبانہ کو بہن کے صدمے اور اپنی غلطی کے بھیانک نتائج نے چپ کر دیا تھا۔ وہ خود کو کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ اسے اپنی غلطی کا احساس شدید تر ہونے لگا تھا۔ مومو کی غلطی کم محسوس ہونے لگی تھی کہ واقعی وہ تو ناسمجھ اور بیوقوف تھی، میں تو سمجھدار تھی، عمر میں بھی اور تجربے میں بھی، پھر کیوں جاہلوں کی طرح دو بدو آج تک اس سے مقابلہ کرتی رہی؟ منگنی ٹوٹنے اور گھر والوں کی نظروں میں اپنا مقام گرنے کے بعد سے تو مومو بھی ایسی چپ ہوئی تھی کہ شبانہ سے تو کیا کسی سے بھی بات کرنا بھول ہی گئی تھی۔ عثمان اپنی جگہ پریشان اور چپ رہنے لگا۔ وہ الگ، اور آگے مومو کا کیا ہوگا؟ آفاق مومو کے لیے بھی پریشان تھا اور خالہ اور رمشا کی دھمکی سے بھی خوفزدہ تھا، اور یہ اسے معلوم تھا کہ رمشا سے وہ کسی بھی طرح دستبردار نہیں ہوگا اور اسے الگ گھر چاہے کیوں نہ لینا پڑے۔ انہی سوچوں نے اسے بھی سب سے الگ تھلگ کر رکھا تھا۔ انہی بوجھل دنوں میں چپکے سے ماہ سیام بھی، عید کے بعد مومو کے ایگزامز بھی تھے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، کالج سے فری ہو چکی تھی، پڑھائی پر پوری طرح سے توجہ دینے کے ساتھ ساتھ رمضان کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس مہینے نے جیسے اس کے دل کو صبر دے دیا تھا۔ وہ سحری کے وقت سے بہت پہلے اٹھ جاتی اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جاتی اور رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتی۔ جوں جوں رمضان گزر رہا تھا، اس کا اندر اور باہر آنسوؤں سے دھلتا جا رہا تھا۔ وہ خود احتسابی کے کڑے عمل سے گزر رہی تھی۔ وہ خود کو شبانہ کے آگے شرمندہ محسوس کرتی کہ آج تک وہ ناحق اس سے مقابلہ کرتی آئی تھی۔ ان دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے بڑے منصب پر تھی اور اس گھر کی مالکن وہی تھی۔ اسے تو پرائے گھر جا کر اس گھر کو اپنا بنانا تھا۔ پڑھی لکھی ہو کر آج تک وہ اتنی جہالت کا ثبوت دیتی رہی، کیوں اس سے بڑھ کر اس نے اپنی زبان کھولی، خود کو بدنام کروایا، اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنی عزت کو بٹا لگایا، اور انجام کار پھپھو جان جیسی پیار کرنے والی ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ زبان کے لوتھڑے نے اسے محبتوں کے عرش سے ذلت کے پاتال میں گرا دیا تھا۔ مومو، عید آنے والی ہے، اپنے لیے جا کر شاپنگ کر آؤ۔ 25ویں روزے کی افطاری کے بعد عثمان نے کچھ نوٹ مومو کے آگے رکھ دیے تھے۔ نہیں بھیا،
میرے پاس کافی کپڑے ہیں، میں وہی پہن لوں گی۔ بھائی کے اتنا خیال رکھنے پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیوقوف، عید پر کوئی پرانے کپڑے پہنتا ہے؟ عید تو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ مزدور کو سارے مہینے کی مزدوری اس دن کی خوشی کی صورت میں ملتی ہے، اور جو اس دن خوشی نہیں مناتا وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ شبانہ، تم اپنے اور بچوں کے لیے بھی شاپنگ کر لینا۔ آفاق، تم انہیں آج ہی لے جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تو بازاروں میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ عثمان نے 3 نوٹ شبانہ کو بھی دیے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دونوں میں خوب چک چک ہوتی تھی، مگر اب دونوں ہی ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ مومو نے بے دلی سے پیسے اٹھا لیے۔ اگلے روز آفاق انہیں بازار لے گیا۔ مومو نے مارے باندھے شاپنگ کی، ورنہ تو وہ ہر عید پر عثمان بھائی اور آفاق سے لڑ لڑ کر پیسے لیتی تھی۔ 3 جوڑوں سے کم نہیں بناتی تھی، وہ بھی میچنگ جوتوں اور جیولری کے ساتھ، اور آج وہ سب سے پہلے شاپنگ مکمل کر کے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ باہر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر دائیں طرف سے آنے والی گاڑی پر پڑی۔ گاڑی ڈاکٹر مکرم ڈرائیو کر رہے تھے۔ ساتھ والی سیٹ پر پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے آج انہیں دیکھا تھا، اس کے دل سے ہوک سی اٹھی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے کہ کمبخت دل تو آج کل یوں ہی رونے پر آمادہ رہتا تھا۔ اگلے پل گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پھر باقی کے 4 روزے بھی چپکے سے گزر گئے۔ اس بار 30 روزے ہوئے تھے۔ اس کا دل رمضان کی رخصتی پر بھی رو رہا تھا کہ اس مہینے نے اس کے اندر روشنی کے بہت سے دریچے واق کیے تھے، اور اس کی گریہ و زاری کا محرم بھی یہ مہینہ ہی تھا۔ چاند رات کو اس کی تیاری مکمل تھی۔ مہندی لگانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ شبانہ اسے 2 بار مہندی لگانے کا کہہ کر گئی تھی کہ اپنے اور پنکی کے ہاتھوں پر لگا لے۔ اس نے پنکی کو لگا کر بھیج دیا تھا، خود کھڑکی میں کھڑی سیاہ آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ شبانہ تو کچن میں مصروف تھی۔ وہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا کر آ گئی تھی کہ اب دل کسی بھی بات پر خوش نہیں ہوتا تھا۔ عثمان، آفاق اور بچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر چاند رات کے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی کی آواز ادھر تک آ رہی تھی۔ ایک دم سے مین گیٹ کھلا۔ بیل کب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ خالہ جان ہوں گی یا شبانہ بھابھی کے گھر والے؟ اس نے خود سے قیاس کیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، ٹی وی کی آواز بھی آنا بند ہو چکی تھی۔ اسے ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو گئی تھی کہ اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ شبانہ کے پیچھے پھپھو جان اور ان کے ساتھ عثمان بھائی بھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اتنی اچھی رات کو کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ پھپھو آتے ہی اس کی روتی صورت دیکھ کر خفکی سے بولی، جیسے وہ کبھی اس سے ناراض ہوئی ہی نہ تھی۔ مومو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوئے بچی۔ سلام کرو پھپھو جان کو۔ عثمان نے اسے ٹوکا تو اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، دل بہت بے چین تھا۔ بس بھائی عثمان، بہت آنکھ مچولی ہو گئی، تم اب شادی کی تیاری کرو۔ مکرم کی واپسی کے بعد صرف 15 دن کی چھٹی ہے۔ ہماری تو تیاری مکمل ہو گئی ہے، مجھ سے اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ پھپھو جان، یہ تو آپ کی زیادتی ہے، جو آپ نے خود تیاری کر لی اور ہمیں خبر بھی نہیں کی۔ شبانہ نے پیار بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ بیٹا، تیاری میں کون سے ہاتھی گھوڑے جوتنے ہیں؟ مومو نے اپنے ہی گھر تو جانا ہے۔ وہ محبت سے اسے ایک بار پھر چوم کر بولی۔ بیٹھو عثمان، تم بھی شبانہ، تم بھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنجیدگی سے دونوں سے بولی۔ دونوں ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ دیکھو بچے، گھر بنانا اور چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ گھر صرف اینٹوں کی دیواروں اور ان میں پکنے والے کھانوں یا افراد کی گنتی پر مشتمل نہیں ہوتا۔ گھر ایک مکمل اکائی کا نام ہوتا ہے، جس سے ہم اس معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں، اور یہی اکائی ہمارے معاشرے میں عزت یا بدنامی کی ضامن ہوتی ہے۔ بظاہر یہ اکائی ہوتی ہے، مگر اس میں بہت سے افراد مل کر رہتے ہیں، اور باہر سے ایک نظر آنے والا گھر اگر اندر بھی ایک نہ ہو تو بہت جلد یہ اکائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اس گھر کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر افراد کا آپس میں احساس کا رشتہ نہ ہو، بہویں جب سسرال میں آتی ہیں تو وہ گھر کا فرد بن کر آتی ہیں۔ انہیں گھر میں اس گھر کے فرد جتنا مقام ملنا چاہیے، مگر انہیں بھی اپنے مقام کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور عثمان، تم اس گھر کے سربراہ تھے، اپنے والدین کی بنائی ہوئی ساکھ کو آگے بڑھانے اور قائم رکھنے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔
تم نے گھر کے ٹوٹ پھوٹ کا سختی سے نوٹس کیوں نہ لیا؟ کیوں ان کی پہلے دن کی چک چک پر آنکھیں بند کر لی؟ کیوں انہیں ڈھیل دی اور لاپرواہی سے ٹائم پاس کرنا چاہا؟ اور مومو، ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کردار کی ذمہ داری والدین کی نیک نامی یا بدنامی پر نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کے اپنے افعال و اعمال پر ہوتا ہے۔ تمہارے ماں باپ نیک تھے کہ ان کی اچھائی کو زمانہ مانتا تھا۔ تم ان کی بیٹی تھی، تمہیں ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی عزت کو بڑھانا چاہیے تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ تینوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے اتنے دنوں کی سزا کے بعد تمہیں اپنی شناخت کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ یہ گزرے دن تمہارے ملال کا آئینہ تھے، جنہوں نے تمہیں تمہاری سچی صورت دکھائی تھی۔ بہرحال میں آج یہاں تم لوگوں کو مزید شرمندہ کرنے یا ڈانٹنے ڈپٹنے نہیں آئی، بلکہ دلوں پر چھائی اداسی اور مایوسی کی دھول صاف کرنے آئی ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے اب مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، تم سب کچھ سمجھ چکے ہوگے، ہے نا؟ جی پھپھو، بہت کچھ، بلکہ خاص طور پر یہ دونوں۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ بالکل بیٹا جی، عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے، عورت ہی جہنم بناتی ہے۔ چلو بس، اب سزا کافی ہو گئی ہے، اٹھو سب چل کر اندر بیٹھیں۔ مومو کو اس کی عیدی دکھائیں، خاص مکرم کی پسند کی۔ وہ تو کہہ رہا تھا امی آج کا زمانہ بہت فاسٹ جا رہا ہے، مجھے تو دلہن بھی اتنی ہی فاسٹ ملی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو کیا میں نے غلط کہا تھا؟ ڈاکٹر مکرم کی شوق آواز دروازے سے ابھری تو وہ انہیں ایک بار ہی نظر اٹھا کر دیکھ سکی اور پھر نظریں جھکا کر ماہ رمضان کے اس خاص تحفے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ختم شد۔ ویسے ناول تو ختم ہو گیا اور میں انتظار ہی کرتی رہی آج بادل ٹوٹ کے برسا۔ بادل کب برسا؟ یہاں پہ بارش کب ہوئی تھی؟ لیکن ایکچولی میں یہ وہ تھا، مشابہت تھی، وہ جو بادل نہیں گرج برس رہے تھے لائک نند اور بھابھی جو ایک دوسرے پہ برس رہی تھیں، یہ اس اینگل سے تھا۔ اور میں نادان معصوم سی یہ سمجھی یہ جو باہر بادل برس رہے ہوتے نا بارش والا، تو میں سمجھی موسم کی مناسبت سے ہوگا یہ ناول۔ خیر یہ ناول یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ بہت غلطیاں تھیں اس میں، اگر آپ لوگ یہاں اینڈ تک پہنچے ہو مجھے سن رہے ہو تو جگرے والے ہوگے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔